अमेरिका से हमारे बेटे सूरज का फ़ोन था। फ़ोन सुनकर राजेश जी बालकनी की तरफ चले गए। क्या कहा होगा सूरज ने फ़ोन पर, मैं दुविधा में थी। फिर थोड़ी देर तक राजेश जी के वापस आने का इंतज़ार कर मैं भी बालकनी में चली गई। राजेश जी खोए खोए से बालकनी में खड़े बाहर बारिश को देख रहे थे। मैं भी चुपचाप जाकर पति के बगल में खड़ी हो गई। जरूर कोई ख़ास बात होगी, क्योंकि सूरज के फ़ोन अब कम ही आते थे। वो पिछले 4 साल से अमेरिका में था। इससे पहले वो दिल्ली में नियुक्त था। अमेरिका से वो इन 4 सालों में एक बार भी भारत नहीं आया था। सूरज उन संतानों में से था जो माता पिता के कंधों पर पैर रख कर सफलता की छलांग तो लगा लेते हैं, लेकिन छलांग लगाते समय माता पिता के कंधों को कितना झटका लगा ये देखने की जहमत नहीं उठाते। थोड़ी देर मैं राजेश जी के कुछ बोलने की प्रतीक्षा करती रही, फिर धीरे से बोली, क्या कहा सूरज ने? सूरज की नौकरी छूट गई है, राजेश जी निर्विकार भाव से बोले। नौकरी छूट जाने की खबर सुनकर मैं सिहर गई। ये ख्याल हमें काफ़ी समय से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के हालात के चलते आ रहा था। आज हमारा वही डर सच हो गया था। हमारे लिए हमारा बेटा जैसा भी था, लेकिन अपने परिवार के साथ खुश है, सोचकर हम शांत थे। अब क्या होगा? होगा क्या? वह वापस आ रहा है। राजेश जी की नज़रें अभी भी बारिश पर टिकी हुई थी। शायद वो बाहर की बरसात के पीछे अपने अंदर की बरसात को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहे थे। और कहाँ जाएगा? राजेश जी के दिल के भावों को समझते हुए भी मैंने अनजान ही बने रहना चाहा। क्यों? अगर हम मर गए होते तो किसके पास जाता वो? उसकी बीबी के भाई बहन हैं, मायके वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे सहायता मांगे। यहाँ हमारे पास क्या करने आ रहा है? बोलते बोलते राजेश का स्वर कटु हो गया। हालांकि सूरज के प्रति मेरा दिल भी फिलहाल भावनाओं से उतना ही रिक्त था, लेकिन माँ होने के नाते मेरे दिल की मुसीबत के समय में राजेश जी का उसके प्रति इतना कटु होना थोड़ा चुभ गया। ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर मुसीबत के वक्त वो अपने घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? घर? कौन सा घर? उसने इस घर को कभी घर समझा भी है? तुम फिर उसके लिए सोचने लगी। तुम्हारी ममता ने बार बार मजबूर किया है मुझे। इस बार मैं मजबूर नहीं होऊंगा। जिस दिन वो आएगा घर से भगा दूंगा। कह दूंगा कि इस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। राजेश मेरी तरफ मुंह करके बोले। उनकी आंखों के बादल भी बरसने को थे। चेहरे पर बेचैनी, उद्विग्नता, बेटे के द्वारा अनदेखा किया जाना, लेकिन उसके दुख से दुखी भी, गुस्सा आदि सब कुछ एक साथ परिलक्षित हो रहा था। राजेश, रेलिंग पर रखे उनके हाथ को धीरे से मैंने अपने हाथ में लिया तो सुहाने मौसम में भी उनकी हथेली पसीने से तर थी। राजेश की हिम्मत के कारण मैं इस उम्र में भी निश्चिंत रहती थी, लेकिन उनको कातर, बेचैन या कमज़ोर देखकर मुझे असुरक्षा का एहसास होता था। राजेश, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलकर सो जाओ, कल सोचेंगे कि क्या करना है। मैं उनको सांत्वना देती हुई अंदर ले आई। मुझे राजेश के स्वास्थ्य की चिंता हो जाती थी, क्योंकि उनको एक बार दिल का दौरा पड़ चुका था। राजेश चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। मैं भी 0 पावर का बल्ब जलाकर उनकी बगल में लेट गई। दोनों चुपचाप अपने अपने विचारों में खोए हुए ना जाने कब तक छत को घूरते रहे। थोड़ी देर बाद राजेश के खर्राटों की आवाज़ आने लगी। पति के सो जाने से मुझे चैन मिला, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज सूरज को हमारी ज़रूरत पड़ी तो उसने बेधड़क फ़ोन कर दिया कि वो हमारे पास आ रहा है, और क्यों ना आए। बेटा होने के नाते उसका पूरा अधिकार है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसी तरह बेधड़क बेटे के पास जाने का हमारा अधिकार क्यों नहीं है? क्यों संकोच व झिझक हमारे कदम रोक लेती है?
कि कहीं बेटे की गृहस्थी में हम अनचाहे से ना हो जाएं, कहीं बहू हमारा यूँ लंबे समय के लिए आना पसंद ना करे। सूरज व ऋतु ने अपने व्यवहार से जाने अनजाने हमेशा ही हमें चोट पहुंचाई है। माता पिता की बढ़ती उम्र से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहा। हमें कभी लगा ही नहीं कि हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है और अब हम अपनी शारीरिक व मानसिक ज़रूरतों के लिए उस पर निर्भर हो सकते हैं। जब जब सहारे के लिए बेटे बहू की तरफ हाथ बढ़ाया, तब तब उन्हें अपने से दूर ही पाया। कई बार मैंने अपना व राजेश जी का विश्लेषण किया कि क्या हम में ही कुछ कमी है, क्यों नहीं सामंजस्य बन पाता है हमारे बीच में। लगा कि एक पीढ़ी का अंतर तो पहले भी होता था, पर इस नई पीढ़ी के साथ तो जैसे पीढ़ियों का अंतराल हो गया। इसी तरह के ख्यालों में डूबी मैं अतीत में विचरण करने लगी। सूरज अपने पापा की तरह पढ़ने में होशियार था। पापा के समय में ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, इसलिए जो कुछ भी हासिल हुआ धीरे धीरे व लंबे समय के बाद हुआ। लेकिन बेटे सूरज को उन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर सुविधाएं दी। उसकी पढ़ाई पर क्षमता से अधिक खर्च किया। सूरज मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर था। शादी भी उसी के हिसाब से बड़े घर में हुई। ऋतु भी नौकरी करती थी। अपने छोटे से साधारण फ्लैट जिसमें सूरज को पहले सभी कुछ दिखता था, नौकरी व शादी के बाद कमियां ही कमियां दिखाई देने लगी। जब जब छुट्टी पर आता कुछ न कुछ कह देता। कैसे रहते हो आप लोग इस छोटे से फ्लैट में? ढंग का ड्राइंग रूम भी नहीं है मम्मी। मुझे तो शर्म आती है यहाँ किसी अपने जानने वाले को बुलाते हुए। ये किचन भी कोई किचन है? ऋतु तो इसमें चाय भी नहीं बना सकती। पहले साफ सुथरा लगने वाला फ्लैट अब गंदगी का ढेर लगता उसे। फिर सप्लाई का पानी पीने से उनका पेट खराब होने लगा, तो जब भी सूरज या उसका परिवार आता तो मैं बाजार से पानी की बोतल मंगा कर रखने लगी। लेकिन लाइट चली जाती तो उन्हें इन्वर्टर की कमी खलती। गर्मी में एसी व कूलर की कमी अखरती तो सर्दी में एक अच्छे ब्लोवर की कमी, मतलब की कमी ही कमी। नाश्ते में सब कुछ चाहिए, पर सूरज व ऋतु कभी ये नहीं सोचते कि जिन सुविधाओं के बिना उन्हें 2-4 दिन भी बिताने भारी पड़ जाते हैं, उन्हीं सुविधाओं के बिना माता पिता ने पूरी जिंदगी कैसे गुजारी होगी और अब बुढ़ापा कैसे गुजार रहे होंगे। सूरज पर क्षमता से अधिक खर्च ना कर क्या वे अपने लिए छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं नहीं जुटा सकते थे? पर उस समय तो लगता था कि हमारा बेटा लायक बन जाएगा तो हमें क्या कमी है, 100 सुविधाएं जुटा देगा वो हमारे लिए। सूरज कभी नहीं सोचता था कि वो जूस पी रहा है तो माता पिता को बुढ़ापे में 1 कप दूध भी है या नहीं, जरूरी दवाओं के लिए पैसे हैं या नहीं। उसका तो यही एहसान बड़ा था कि वे दोनों इतने व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद जब छुट्टी मिलती है तो वे उनके पास चले आते हैं, नहीं तो किसी अच्छी जगह घूमने भी जा सकते थे। सूरज का परिवार जब भी आता उनको सुविधाएं देने के चक्कर में मैं अपना महीनों का बजट बिगाड़ देती। उनके जाते ही फिर उनके अगले दौरे के लिए संचय करना शुरू कर देती। राजेश जी की जानकारी में जब यदा कदा ये बातें आती तो उनका पारा चढ़ जाता, पर माँ होने के नाते मैं उनको शांत कर देती। लगभग 4 साल पहले सूरज दिल्ली में नियुक्त था। उसी दौरान राजेश जी को हार्ट अटैक पड़ा। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी कराने के लिए कहा। पूरी प्रक्रिया व इलाज पर आने वाले खर्चे को सुनकर मैं सन्न रह गई। ऐसे समय तो सूरज जरूर आगे बढ़कर अपने पिता का इलाज कराएगा। यही सोचकर मैंने सूरज को फ़ोन किया। मेरे साथ तो कोई था भी नहीं जो भाग दौड़ कर पाता। खर्चे की तो बात ही अलग थी, लेकिन सूरज की बात सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई थी। मम्मी, एक दूसरी कंपनी में मुझे बाहर जाने का मौका मिल रहा है। इस समय तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता। मुझे जल्दी ही अमेरिका जाना पड़ेगा। रही बात खर्चे की, तो थोड़ा बहुत तो मैं भेज सकता हूँ, पर इतना रुपया मेरे पास कहाँ। बेटे की आधी बात सुनकर ही मैंने फ़ोन रख दिया। अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे
उस इंसान के जीवन के प्रति सूरज के हृदय में जरा भी मोह नहीं जो उसका जन्मदाता है, जो जीवन भर नौकरी करके अपने लिए मूलभूत सुविधाएं भी नहीं जुटा पाया, इसलिए कि बेटे की सफलता की तरफ बढ़ते कदमों पर रंच मात्र भी रुकावट न आए। आज उसी पिता के जीवन के लिए कोई चिंता नहीं, जिए तो जिए और मरी तो मरी। न आवाज में कंपन और न यह चिंता कि कहीं पिता दुनिया से चले न जाएं। जिस बेटे को उनके जीवन का मोह नहीं, उससे रुपए पैसे की सहायता भी क्यों लेनी है, लेकिन इलाज के लिए पैसे तो चाहिए ही थे। राजेश जी ने एक छोटा सा प्लाट सस्ते दामों में शहर के बाहर खरीदा हुआ था। अब वो अच्छी कीमत में बिक सकता था, लेकिन राजेश ये सोचकर कि सूरज उस पर अच्छा सा सुख सुविधापूर्ण घर बनाएगा नहीं बेचना चाह रहे थे। फिर उस समय राजेश ने अपने एक परिचित से कहा कि वो उस जमीन को खरीद ले और उसे इस समय रुपए दे दे। उस परिचित ने भी जमीन सस्ती मिलती देख उन्हें रुपए दे दिए। उस समय मुझे लगा बेटे के बजाय जमीन खरीदना शायद ज़्यादा हितकर रहा, जो इस मुसीबत में उनके काम आई। उधर राजेश के ऑपरेशन का दिन फिक्स हुआ, उधर सूरज अमेरिका के लिए उड़ गया। वहाँ से पिता का हाल चाल जानने के लिए फ़ोन आया तो उसकी आवाज़ में इस बात का कोई मलाल नहीं था कि वो अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया। तब से 4-5 साल हो गए, सूरज और उनका संपर्क लगभग ख़त्म सा हो गया था। उसके फ़ोन यदा कदा ही आते जो नितांत औपचारिक होते, और अब जब मंदी की चपेट में आकर सूरज की नौकरी छूट गई तो वो उनके पास आ रहा है। मुसीबत में इस असुविधापूर्ण गंदे छोटे से फ्लैट की याद उसे अमेरिका जैसे शानो शौकत वाले देश में भी आखिर आ ही गई, जहां वो लौट कर जा सकता है। अब कैसे रहेंगे सूरज, ऋतु व उनके बच्चे यहाँ? कैसे बनाएगी ऋतु इस किचन में चाय, जहां पानी जब आए तब काम करना पड़ता है? मैं यही सोच रही थी। ना जाने कब तक छत पर नजरें गड़ाए मैं अपने विचारों के आरोह अवरोह में चढ़ती उतरती रही और सोचते सोचते कब नींद की आगोश में चली गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली तो सूरज छत पर चढ़ आया था। राजेश जी बेखबर सो रहे थे। मैंने उनका माथा छू कर देखा और इत्मीनान से मुस्कुरा दी। जब से उनको दिल का दौरा पड़ा है तब से उनकी तरफ से मन में अनजाना सा डर समाया रहता है कि कहीं राजेश मुझे छोड़कर चुपचाप चले न जाएं। क्या होगा मेरा? मैं राजेश के बिना नहीं जी सकती, और जीऊँगी भी तो किसके सहारे? मैं हाथ मुँह धोकर चाय बनाकर ले आई, राजेश को जगाया और दोनों मिलकर चाय पीने लगे। जिंदगी की सांझ में कैसे पति पत्नी दोनों अकेले रह जाते हैं, यही तो समय का चक्कर है। इसी समय पर कभी हमारे माता पिता थे, अब हम हैं और कल हमारी संतान होगी। सीमित होते परिवार, कम होते बच्चे, पीढ़ी दर पीढ़ी अकेलेपन को बढ़ाए दे रही है। हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा और जल्दी अकेली हो रही है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई लिखाई के कारण जल्दी घर से दूर हो जाते हैं, पर इसका एहसास युवावस्था में नहीं होता। मन में बेटे के परिवार के आने का कोई उत्साह नहीं था, फिर भी ना चाहते हुए भी उनका कमरा ठीक करने लगी। बच्चे भी आ रहे हैं, कैसे रहेंगे, कितने दिन रहेंगे? मैं आगे का कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। हाँ, इतना पक्का था कि 6 लोगों का खर्च राजेश जी की छोटी सी पेंशन से नहीं चल सकता था। तब क्या होगा? अगले दिन सूरज को आना था। फ्लाइट के आने का समय हो गया। हम एयरपोर्ट नहीं गए। अटैचियों से लदा फंदा सूरज परिवार सहित टैक्सी से खुद ही घर आ गया। सूरज व बच्चे जब आंखों के सामने आए तो पल भर के लिए मेरी ही नहीं, राजेश जी की आंखों में भी ममता की चमक आ गई। इतने साल बाद देख रहे थे सबको। सूरज व ऋतु के मुरझाए चेहरे देखकर दिल को धक्का सा लगा। सूरज ने पापा के पैर छुए और फिर मेरे पैर छूकर मेरे गले लग गया। साफ लगा कि मेरे गले लगते हुए जैसे उसकी आंखों से आंसू बहना ही चाहते हैं। आखिर राजपाट गंवा कर आ रहा था।
माँ सिर्फ हाड़ मांस का बना हुआ शरीर ही तो नहीं है, माँ भावनाओं का असीम समंदर भी है। एक महीन सा अदृश्य धागा माँ से संतान का कहाँ और कैसे बंधा रहता है, कोई नहीं समझ सकता। एक शीतल छाया जो तुमसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करती, तुम्हारी कमियों के बारे में बात नहीं करती, हमेशा तुम्हारी खूबियाँ ही गिनाती है और कमियों को अपने अंदर आत्मसात कर लेती है। अपने किए का बदला नहीं चाहती। हर कष्ट के क्षण में मुंह से माँ का नाम निकलता है और दिमाग में माँ के होने का एहसास होता है। कष्ट के समय कहीं और आसरा मिले ना मिले, पर वो शीतल छाया तुम्हें आसरा जरूर देती है। सुख में कैसे भूल जाते हो उसको, लेकिन जड़ें ही खोखली हो तो हल्के आंधी तूफान में भी बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं। मेरे गले से लगा हुआ सूरज शायद यही सब कुछ सोचता अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने अपना संतुलन डगमगाने नहीं दिया। सूरज को भी एहसास होना चाहिए कि जब गहन दुख व परेशानी के क्षणों में अपने हाथ खींचते हैं तो जिंदगी कितनी बेगानी लगती है। विश्वास नाम की चीज़ कैसे चूर चूर हो जाती है। बैठो सूरज, उसे धीरे से अपने से अलग करती हुई मैं बोली। अपना सामान कमरे में रख दो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर अपने मनोभावों को छिपाते हुए मैं किचन में चली गई। बच्चों ने प्रणाम किया तो मैंने उनके गाल थपथपा दिए। चाय बनाकर लाई तो सूरज व ऋतु सामान कमरे में रख चुके थे। ऋतु ने मेरे हाथ से ट्रे ले ली, शायद पहली बार। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब ने चाय खत्म की। इतनी देर बैठकर सूरज ने जैसे मेजबान होने की औपचारिकता निभा ली थी, इसलिए उठकर अपने कमरे में चले गए। दोनों बच्चे भी थके थे, सो वे भी कमरे में जाकर सो गए। तुम दोनों भी आराम कर लो, खाना बन जाएगा तो उठा दूंगी। क्या खाओगे? कुछ भी खा लेंगे, और वैसे भी थके नहीं हैं, ऋतु खुद बना लेगी। आप बैठो माँ। मैंने चौंक कर ऋतु को देखा। उसके चेहरे पर सूरज की कही बात से सहमति का भाव दिखा। ये वही ऋतु है जो मेरे इतने असुविधापूर्ण किचन में चाय तक भी नहीं बना पाती थी। खाना बनाना तो दूर की बात थी। कहते हैं प्यार में बड़ी शक्ति होती है, पर शायद मेरे प्यार में इतनी शक्ति नहीं थी, तभी तो ऋतु को नहीं बदल पाई। लेकिन आर्थिक मंदी ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया था। मेरे मना करने पर भी ऋतु किचन में चली गई, वो भी उस किचन में जिसमें पहले कभी उसने पैर भी नहीं रखा था। सूरज को आए हुए 2 दिन हो गए थे। हमारे बीच छिटपुट बातें ही हो पाती थी। हम दोनों का उन दोनों से बातें करने का उत्साह मर गया था, और वे दोनों भी शायद पहले के अपने बनाए गए घेरे में कैद कसमसा रहे थे। सूरज बच्चों के दाखिले व अपनी नई नौकरी के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। अच्छे स्कूल में इस समय बच्चों का दाखिला मुश्किल हो रहा था। अच्छे स्कूल में 2 बच्चों के खर्चे सूरज कैसे उठा पाएगा, मैं समझ नहीं पा रही थी। सूरज रोज ही अपना रिज्यूम लेकर किसी न किसी कंपनी में जाता रहता। आखिर उसे एक कंपनी में नौकरी मिल ही गई। कंपनियों को भी इस समय कुशल कर्मचारी कम तनख्वाह में ही हासिल हो रहे थे, तो वे क्यों न इसका फ़ायदा उठाते। तनख्वाह बहुत ही कम थी। सोचा भी न था मम्मी कि ऐसी बाबू जैसी तनख्वाह में कभी गुजारा करना पड़ेगा। सूरज बोला। दिल हुआ कि कहूँ कि तेरे पिता ने तो ऐसी ही तनख्वाह में गुजारा करके तुझे इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया, तब तूने कभी नहीं सोचा। लेकिन उसके स्वर में उसके दिल की निराशा साफ झलक रही थी। माँ होने के नाते दिल में कसक हो आई। ठीक हो जाएगा सब कुछ, परेशान मत हो सूरज। मंदी कोई हमेशा थोड़े ही रहने वाली है। एक ना एक दिन तुम दोबारा अमेरिका चले जाओगे, उसी तरह बड़ी कंपनी में नौकरी करोगे। मेरी बात में सांत्वना तो थी ही, पर उनकी स्वार्थपरता पर करारी चोट भी थी। मैंने जता दिया था, जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम पहले की ही तरह हमें हमारे हाल पर छोड़कर चले जाओगे। सूरज कुछ नहीं बोला, नीरी ही नज़रों से मुझे देखने लगा, मानो कह रहा हो, कब तक नाराज रहोगी माँ।
बच्चों का दाखिला भी उसने दौड़ भाग कर अच्छे स्कूल में करा दिया। इस स्कूल की फीस तो काफ़ी ज़्यादा है सूरज, इस नौकरी में तू कैसे कर पाएगा? मम्मी, बच्चों की पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, उनकी पढ़ाई में विघ्न नहीं आना चाहिए। बच्चे पढ़ जाएंगे, अच्छे निकल जाएंगे तो बाकी सब कुछ तो हो ही जाएगा। वो आश्वस्त था, लगा जैसे राजेश जी ही बोल रहे हैं। हर पिता बच्चों का पालन पोषण करते हुए शायद यही भाषा बोलता है, पर हर संतान ये भाषा नहीं बोलती जो इतने कठिन समय में सूरज ने हमसे बोली थी। मेरा मन एकाएक कसैला हो गया। मैं उठकर बालकनी में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। भीषण गर्मी के बाद बरसात होने को थी। कई दिनों से बादल आसमान में चहलकदमी कर रहे थे, लेकिन बरस नहीं रहे थे। मन की कड़वाहट एकाएक बढ़ गई थी। 4 साल पुराना बहुत कुछ याद आ रहा था। सूरज के आने से पहले सोचा था कि उसको यह ताना दूंगी, वह ताना दूंगी। राजेश जी ने भी बहुत कुछ कहने को सोच रखा था, पर क्या कर सकते हैं माता पिता ऐसा, वो भी तब जब बेटा अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हो। एकाएक बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने अपनी आंखों को छुआ तो वहाँ भी गीलापन था। बारिश हल्की हल्की होकर तेज होने लगी और मेरे आंसू भी बेबाक होकर बहने लगे। मैं चुपचाप बरसते पानी पर निगाहें टिकाए अपने आंसुओं को बहते हुए महसूस करती रही। तभी अपने कंधे पर किसी का स्पर्श पाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सूरज खड़ा था, चेहरे पर कई भाव लिए हुए, जिनको शब्द दें तो शायद कई पन्ने भर जाएं। मैंने चुपचाप वहाँ से नज़रें हटा दी। वो पास पड़े छोटे से मूढ़े को खिसकाकर मेरे पैरों के पास बैठ गया। कुछ देर तक हम दोनों ही चुप बैठे रहे। मैंने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास नहीं किया। मम्मी, क्या मुझे इस समय बच्चों को इतने बड़े स्कूल में नहीं डालना चाहिए था? मैंने सोचा जो भी थोड़ी बहुत बचत है उनकी पढ़ाई का तब तक का खर्चा निकल जाएगा। हम तो जैसे तैसे गुजर बसर कर ही लेंगे जब तक मंदी का समय निकलता है। क्या मैंने ठीक नहीं किया मम्मी? सूरज ने शायद बातचीत का सूत्र यहीं से थामना चाहा। आखिर पापा ने भी तो हमेशा मेरी पढ़ाई लिखाई पर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया। सूरज के इन शब्दों में बहुत कुछ था, लज्जा, अफसोस, पिता के साथ किए गए व्यवहार व पिता के अथक प्रयासों व त्याग को महसूस करना आदि। तुमने ठीक किया सूरज, आखिर सभी पिता यही तो करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पालते हुए अपने बुढ़ापे को नहीं भूलना चाहिए। वो तो सभी पर आएगा। संतान बुढ़ापे में तुम्हारा साथ दे ना दे, पर तुम्हारा बचाया पैसा ही तुम्हारे काम आएगा। संतान जब दगा दे जाएगी, मझधार में छोड़कर नया आसमान तलाशने के लिए उड़ जाएगी, तब कैसे लड़ोगे बुढ़ापे के अकेलेपन से, बीमारियों से, कदम दर कदम नज़दीक आती मृत्यु की आहट से? कैसे सूरज, आखिर कैसे? बोलते बोलते मेरा स्वर व मेरी आंखें दोनों ही आर्द्र हो गए थे। मेरे इतना बोलने में कई सालों का मानसिक संघर्ष था। पति की बीमारी के समय जीवन से लड़ने की उनकी बेचारगी की कसमकस थी। अपनी दोनों की बिल्कुल अकेली सी बीती जा रही जिंदगी का अवसाद था, और शायद वो सब कुछ भी जो मैं सूरज को जताना चाहती थी कि जो कुछ उसने हमारे साथ किया, अगर इन क्षणों में हम उसके साथ करें। हर माता पिता अपनी संतान से कहना चाहते हैं कि जो हमारा आज है वही उनका कल है, लेकिन आज को देखकर कोई कल के बारे में कहाँ सोचता है, बल्कि कल के आने पर आज को याद करता है। सूरज थोड़ी देर तक विचार शून्य सा बैठा रहा, फिर एकाएक प्रायश्चित करते हुए स्वर में बोला, मम्मी, मुझे माफ़ नहीं करोगी क्या? मैंने सूरज की तरफ देखा। वो हक से माफ़ी भी नहीं मांग पा रहा था, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो माफ़ी का हकदार भी नहीं है। सूरज ने मेरे घुटनों पर सर रख दिया। मम्मी, मेरे किए की सज़ा मुझे मिल रही है। मैं जानता हूँ कि मुझे माफ़ करना आपके व पापा के लिए इतना सरल नहीं है, फिर भी धीरे धीरे कोशिश करो मम्मी, अपने बेटे को माफ़ कर दो। अब कभी आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊँगा।
मुझे यहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आप दोनों का बुढ़ापा अब अकेले नहीं बीतेगा। मैं हूँ आपका सहारा। अपनी जड़ों को अब और खोखला नहीं होने दूंगा। जो बीत गया मैं उसे वापस तो नहीं लौटा सकता, पर अब अपनी गलतियों को सुधारूंगा, कहकर सूरज ने अपनी बाहें मेरे इर्द गिर्द लपेट ली, जैसे वो बचपन में करता था। मुझे भी माफ़ कर दो मम्मी। रितु भी सूरज की बगल में बैठती हुई बोली। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। पापा से भी कहिए कि वो हम दोनों को माफ़ कर दें। हमारा कृत्य माफ़ी के लायक तो नहीं, पर फिर भी हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका दीजिए, कहकर रितु ने मेरे पैर पकड़ लिए। दोनों बच्चे इस तरह से मेरे पैरों के पास बैठे थे। सोचा था अब तो जीवन यूं ही अकेला व बेगाना सा निकल जाएगा। बच्चे हमें कभी नहीं समझ पाएंगे, पर हमारा प्यार जो उन्हें नहीं समझा पाया, वो कठिन परिस्थितियां समझा गई। बस करो सूरज, जो हो गया उसे हम तो भूल भी चुके थे। जब तुम सामने आए तो सब कुछ याद आ गया। पर माफ़ी मुझसे नहीं, अपने पापा से मांगो बेटा। माँ का हृदय तो बच्चों की गलती करने से पहले ही उन्हें क्षमा कर देता है, कहकर मैं स्नेह से उन दोनों का सिर सहलाने लगी। जाओ सूरज, पापा अपने कमरे में हैं। दोनों उनके दोबारा खुरचे घावों पर मरहम लगा आओ। मुझे विश्वास है कि उनकी नाराज़गी भी अधिक नहीं टिक पाएगी। सूरज व रितु हमारे कमरे की तरफ चले गए। अकस्मात मेरा मन जैसे परम संतोष से भर गया था। बाहर बारिश पूरी तरह रुक गई थी। हल्की शीतल लालिमा चारों तरफ फैल गई, जिसमें सब कुछ प्रकाशमय हो रहा था। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।